पार्ट 1 से लेकर 5 तक का रिवीजन किया था। अब हम नया पार्ट शुरू करते हैं, हमारा पार्ट 6। ये है दोहावली। दोहावली के अंदर, इसके अंदर आपके इस पार्ट में दो कवियों गोस्वामी तुलसीदास जी का तथा रहीम के शिक्षा डायरे किए गए। तो ये पार्ट है आपका दोहावली। इसके अंदर एक तो तुलसीदास जी का और दूसरे रहीम जी के जो दोहे हैं वो दिए गए हैं, और इसके साथ साथ में दोहे की प्रत्येक पंक्ति में 13 और 11 मात्राओं का योग होता है। यानी जो दोहे हैं उसके अंदर 13 और 11 मात्राओं का योग होता है। वो मैं आपको बता दूं 13 और 11 मात्राएं किस तरह से हैं। तो आपके जो दोहे होते हैं, तो बेटा जो आपकी मात्राएं हैं वो मात्राएं किस तरह से होती है, जिस प्रकार से आप हिंदी में स्वर पढ़ते हो, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो जो हर्ष स्वर होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं, ए, ई, उ और री। तो इनकी मात्राएं जो लगी होती है वो तो आएंगी आपकी एक मात्रा में, और जो दीर्घ स्वर है उनकी मात्राएं आती हैं 2 में। तो उनको गिनते किस तरह से है, देखिए जैसे इसके अंदर बताया गया है, यहाँ पर ओ की मात्रा है तो ये आप गिनोगे 2 मात्रा, और इसको लिखते हैं इस तरह से 2, फिर 1 मात्रा और 1 मात्रा, ये भी एक और 1। यहाँ पर आर की मात्रा है तो 2 मात्राएं, छोटी की है तो 1 मात्रा, और ये भी 1 मात्रा, ये 1 मात्रा। तो यहाँ पर ये 13 मात्राएं थी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। यानी ये वाली जो पंक्ति है ये 13 की होगी, फिर आपकी ये पंक्ति है ये 11 की होगी, 11 मात्राएं होंगी इसके अंदर। फिर आपकी ये तीसरी पंक्ति है इसमें 13 होगी, 13 मात्राएं, और इस पंक्ति में 11 मात्राएं। यानी कि पहली और तीसरी ये तो होगी आपकी 13 मात्राओं की, और दूसरी और चौथी ये होगी आपकी 11 मात्राओं की। तो पहली और जो तीसरी पंक्ति इसको तो बोलते हैं विषम, और दूसरी और चौथी इसको बोलते हैं सम। तो इसके आगे देखते हैं ओ की 2 मात्राएं, फिर 1 मात्रा, इसकी भी 1 मात्रा, और आ है तो इसमें 2 मात्राएं और 1। तो गिनते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और इसी तरह से इसके अंदर भी आएगी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आगे का अब से है, से के ऊपर न है, तो आधी जो मात्रा है, जो आधा आपका व्यंजन होगा वो अगले में गिना जाएगा, इसलिए इसकी 2 मात्राएं हो गई। ओ में फिर से 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 और 1। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। और इसी तरह से यहाँ पर 11 मात्राएं थी, 2 मात्रा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो ये आपकी मात्राएं बेटा जो छंद के अंदर होती हैं मात्राएं, कि जो हर्ष स्वर है उनकी 1 मात्रा को गिनते हैं, और जो दीर्घ स्वर है उनको 2 मात्रा के रूप में गिनते हैं। अब पढ़ते हैं हमारे दोहे। तुलसी संत समान हित अनहित नहीं कोई, अंजलि कर शुभ सुमन जमी सम सुगंध कर दोए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी के कई दोहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं संत समान हित यानी मन। तो तुलसीदास जी कहते हैं जो संत होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो हमेशा समान जिसके होते हैं, उनका मन हमेशा एक जैसा होता है सभी के लिए, हित अनित नहीं कोई। वो ऐसा नहीं सोचते कि किसी का अच्छा सोचे या किसी का बुरा सोचे, बल्कि वो सभी के समान होते हैं। जिस प्रकार से अंजलिगत यानी जो हथेली होती है हमारी, हथेली के अंदर रखा हुआ सुमन यानी फूल, कि हथेली में रखा हुआ फूल है वो जिस प्रकार से सम सुगंध कर दो, जिस प्रकार से जो हथेली पर रखा हुआ फूल है या फिर एक प्रकार के फूल होते हैं वो सभी को समान सुगंध देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को खुशबू देते और किसी को नहीं देते। तो यहाँ पर तुलसीदास जी उनके जो मन है उसको फूल की तरह बताया गया है, कि जिस प्रकार से फूल सभी को खुशबू देते हैं, किसी के साथ में बुरा या अच्छा नहीं सोचते कि किसी को खुशबू दें और किसी को नहीं। उसी प्रकार से जो संत है वो हमेशा समान मन के रहते हैं, किसी का ऐसा नहीं है कि किसी का अच्छा सोचे हो बुरा, वो सभी के साथ में समान व्यवहार करते हैं। अगला है हमारा गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन बुद्धि समान। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गोधन, तुलसीदास जी कहते हैं गोधन, गो यानी गाय, गाय का धन, गज यानी हाथी, हाथी का धन, बाजी यानी घोड़ा, घोड़े का धन, और रतन धन, रतन धन यानी मोतियों का धन। कि गाय का धन, हाथी का धन, घोड़े का धन और रतन धन खान, कि चाहे किसी भी व्यक्ति के पास में ये सारे धन हो। जब आवत संतोष धन, जब लेकिन इन धन के अलावा जब किसी के पास में संतोष का धन आता है या जिसके अंदर संतुष्टि आती है, सब धन धूलि समान, धूलि यानी धूलि यानी मिट्टी के समान है। तो सारे धन है वो मिट्टी के समान हो जाते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि गाय का धन, हाथी का धन, घोड़े का धन, यानी किसी के पास में कितने भी ये सारी चीजें हो, कि बहुत सारी गाय हो, बहुत सारे हाथी हो या बहुत सारी मोटी हो, लेकिन व्यक्ति को तब तक संतुष्ट
नहीं मिलती जब तक कि उसके पास में संतोषजन नहीं आता, यानी वो जब तक अपनी किसी भी चीज़ में संतोष नहीं कर लेता तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलती। इसीलिए जब संतोष का धन उसके पास आ जाता है तो उसे सभी प्रकार के जो धन है ये सभी एक धूलि के समान, यानी धूलि के समान उसको लगते हैं। अगला है आवत हित हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी कहाँ न जाइए कंचन बरसे में। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं आवत किए हर्षे नहीं, आवत यानी आने पर, ये मतलब हृदय, हर्षे यानी प्रसन्न होना, नैनन आँख, नहीं स्नेह यानी प्यार या स्नेह। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी के आने पर, यानी आप कहीं पर जाते हो और वहां पर जाने पर आपके जाने से कोई व्यक्ति खुश नहीं होता, ये हर्षे नहीं, यानी आवत ये हर्षे नहीं कि आपके वहां पर जाने से अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो रहा है, खुश नहीं हो रहा है, नैनन नहीं स्नेह, और उसकी आंखों में आपके लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं नजर आ रहा है, तुलसी कहाँ न जाइए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए कंचन बरसे में, चाहे वहां पर कंचन यानी चाहे वहां पर सोने की बारिश क्यों नहीं हो रही हो, हमें ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां पर आपके जाने से कोई व्यक्ति खुश नहीं हो, उसकी आंखों में आपके लिए प्यार नजर नहीं आए, ऐसी जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए। तो चाहे वहां पर सोने की बारिश क्यों ना हो, यानी आपको ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, चाहे आपको बहुत सारा सोना मिले, पैसे मिले, लेकिन ऐसी जगह पे आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां पर लोग आपसे प्यार ना करें, आपको देखकर खुश ना हो। आगे हमारा तुलसी संत स्वयंभू तरु फूली फलही परहित, इतते ये पावन हलक उतते वे फल दे। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संत है और पेड़ है, तरु मतलब पेड़, जो संत है और पेड़ है दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। फूली फलही परहित, कि वो दूसरे को, जैसे पेड़ है वो हमेशा दूसरों को फल और फूल देता है, वैसे ही यहाँ पर संत का स्वभाव बताया है कि वो हमेशा दूसरों के हित में ही कार्य करते हैं। एक पावन खनन, कि जिस प्रकार से पेड़ के ऊपर फल होते हैं तो हम क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं पेड़ को, पत्थर उसको फल को तोड़ने के लिए। तो कह रहे हैं कि आप अगर पेड़ को पत्थर भी मारते हो उससे वो फल दे, उसके बाद में भी पेड़ है वो क्या देता है, हमें फल ही देता है। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने संत और पेड़ दोनों को स्वभाव के एक जैसा बताया कि जो संत है वो हमेशा दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं, अगर कोई उन्हें बुरा भला कहता है तो भी वो उसके लिए भलाई करते हैं, उसके लिए कुछ अच्छी बातें उसको सिखाते हैं। अगला है मुखिया को चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो यहाँ पर तुलसीदास जी है, उन्होंने एक मुखिया की और मुख्य समानता के बारे में बताया है कि किस प्रकार से मुखिया या कहें मुखिया को चाहिए, कि जो मुखिया होता है यानी घर का मुखिया मान लो या किसी भी जगह का जो मुखिया है, जो मेन व्यक्ति होता है, वो मुख के जैसा यानी हमारा जो मुंह है उसके जैसा होना चाहिए। खान पान को एक, कि जिस प्रकार से मुख है, हम खाते पीते किससे हैं, मुख से होते हैं, खाते हैं, वैसे ही कह रहे हैं कि उसका खान पान को एक, की जो मुखिया है यानी जो मुख है वो खाता पीता अकेला है, पाले पोसे सकल अंग, लेकिन उसके बाद में भी वो सभी अंगों को, जितने भी हमारे शरीर में आ गए उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार वो चीजें देता है। तुलसी सहित विवेक, कि जिस प्रकार से जो मुख है वो सभी को खाने पाने यानी सारे अंगों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार से जो मुखिया है वो भी ऐसा होना चाहिए कि वो सभी का, जितने उसके नीचे जो व्यक्ति आते हैं उन सभी का पालन पोषण अच्छे से विवेक से करे, यानी सभी के साथ में समान व्यवहार करे, किसी के साथ में ऐसा नहीं कि किसी के साथ अच्छा और किसी के साथ बुरा व्यवहार करे। तो ये तुलसीदास जी ने कही है। अगला है ये बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि बुरा जो खोजन मैं चला, कि मैं दूसरों में बुराई खोजने के लिए चला, बुरा न मिलिया कोई, लेकिन मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला, कि मैं दूसरों में बुराइयां ढूंढने लगा लेकिन मुझे कोई भी किसी में बुराई नहीं मिली। जो मन खोजा आपनो, लेकिन जैसे ही मैंने अपने अंदर झांक के देखा, अपने मन को खोजा, मुझसे बुरा ना कोई, तो मुझसे बुरा तो इस संसार में कोई भी नहीं है। तो रहीमदास जी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं दोहे के द्वारा कि आपको दूसरों में कमियां निकालने से पहले अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, कि पहले हमें अपनी बुराइयों को दूर करना चाहिए, उसके बाद में ही दूसरों के बारे में कुछ बोलना चाहिए। आगे है बेटा, जो रहीम उत्तम प्रकृति कर का सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति यानी अच्छे स्वभाव का,
प्रकृति यानी स्वभाव, उत्तम यानी अच्छे। कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, कर का सकत कुसंग, उसका कुसंगति है यानी कुसंगति में जो बुरी संगति में वो उसका कुछ भी नहीं कर सकती या बिगाड़ सकती। जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग, कि जिस प्रकार से जो चंदन का पेड़ होता है उसके ऊपर चारों तरफ जो सांप हैं, भुजंग यानी सांप लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी जो चंदन है वो ठंडक देता है तो वो चंदन ही वैसा ही रहता है, उसके ऊपर सर्प के लिपटे रहने से भी जो सांप का विष है वो उसके अंदर नहीं जाता। उसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जो रहीमदास जी हैं वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, अच्छी प्रकृति का जो होता है, उसके ऊपर कुसंगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ पर सांप के लिपटे रहने से भी उनका विष है, सांप का विष चंदन के अंदर नहीं जाता। अगला है रूठा सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन पुनि पुनि पोइए, टूटे मुक्ता हार। आगे रहीमदास जी कहते हैं कि रूठा सुजन मनाइए, सुजन यानी सज्जन व्यक्ति या जो भी आपका जानने वाला है वो, रूठा सुजन मनाइए, कि हमें रूठे हुए सज्जन को मनाना चाहिए। जो रूठे 100 बार, चाहे वो 100 बार हमसे क्यों ना रूठ जाए। रहीमन पुनि पुनि पोइए, टूटे मुक्ता हार। तो रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से मोतियों की माला है उसके टूट जाने पर, जब मोती की माला टूट जाती है उसके टूट जाने पर हम उसे बार बार पिरोते हैं उन मोतियों को माला में, उसी प्रकार से अगर कोई सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाता है तो हमें उसे बार बार में मनाना चाहिए। अगला है ये रहीम निज संग ले, जन्मत जनत न कोई, वैर प्रीति अभ्यास जस होत ही होए। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, 4 चीज़ें बताई हैं, वैर यानी किसी से दुश्मनी, प्रीति यानी किसी से प्रेम, अभ्यास करना, जश यानी यश, ये होती होए। कि रहीमदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इनको अपने साथ में लेकर नहीं आता। ये रहीम निज संग ले, जन्मत नहे जगत न कोई, कि इन चीज़ों को लेकर कोई भी जन्म नहीं लेता, कोई भी पैदा नहीं होता। ये चीज़ें धीरे धीरे ही आ जाती हैं व्यक्ति के अंदर, कि किसी से दुश्मनी, किसी से प्यार और अभ्यास और यश, ये सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे आती हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म के साथ में इनके साथ में पैदा नहीं होता। अगला है लास्ट इसमें, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानो चून। तो रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, कि हमें हमेशा अपने पास में पानी रखना चाहिए। यहाँ पर जो पानी है उसके अलग अलग अर्थ बताए हैं। बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ सूना है। जिस प्रकार से पानी गए न उबरे, कि इन चीज़ों में से पानी जब चला जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है उसके अलग अलग अर्थ हैं। मोती के लिए है चमक, मानुष यानी मनुष्य के लिए है यहाँ पर इज्जत, और चून के लिए साधारण पानी। तो रहीमदास जी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर कि अगर मोती में से चमक चली जाती है तो उस मोती का कोई महत्व नहीं है। अगर किसी मनुष्य की कोई इज्जत नहीं करता तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। और अगर चून में हम पानी ना डालें तो उस चून का भी यानी जो आटा है उसका भी कोई महत्व नहीं है। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, कि हमें पानी रखना चाहिए। बिना पानी के कोई भी महत्व नहीं है किसी भी चीज़ का। कि जिस प्रकार से पानी, चमक के बिना मोती बेकार है, इज्जत के बिना मनुष्य, और चून बिना आटे के बेकार है। तो अब करते हैं हम इसकी बेटा अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले सही विकल्प में संतोष धन की तुलना सब प्रकार के धन के समान होती है। कि संतोष धन की तुलना में सब प्रकार के धन समान होते हैं। किसके समान होते हैं? दुली के। किसके समान? दुली के। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार किसी भी दल का मुखिया होना चाहिए। किसी भी दल का नेता है वो किस प्रकार का होना चाहिए? मुखिया मुख के समान। किसके समान होना चाहिए? मुख के समान। बुद्धिमान लोग सदा दोष ढूंढते हैं। बुद्धिमान लोग हैं वो किसमें दोष ढूंढते हैं? अपने में। दूसरों में नहीं ढूंढते बल्कि किसमें ढूंढते हैं? अपने में। संतों का स्वभाव हित अहित न देखने के कारण किसके समान है? किसके समान आएगा बेटा? फूलों के समान। किसके समान है? फूलों के समान। आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में सबसे बड़ा धन कौन सा है? सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष धन। सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष धन। संत का स्वभाव कैसा होता है? संत का स्वभाव वो किसका जैसा कैसा होता है? फूलों जैसा। तो उत्तर आएगा संत का स्वभाव है वो फूलों जैसा होता है। किन पुरुषों पर कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता? उत्तम प्रकृति अर्थात अच्छे स्वभाव के लोगों पर। जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं, अच्छे स्वभाव के लोग हैं, उनके ऊपर कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता। आगे है
कैसे मनुष्य के पास नहीं जाना चाहिए, कैसे मनुष्य के पास नहीं जाना चाहिए, तो उत्तर आएगा जो मनुष्य आपको पर देखकर प्रसन्न नहीं होता उसे उसके पास हमें नहीं जाना चाहिए। कि जो मनुष्य आपको देखकर प्रसन्न नहीं होता ऐसे मनुष्य के पास हमें नहीं जाना चाहिए। यानी जो हमने पढ़ा था कि अगर आप जाते हो तो वो आपको देखकर प्रसन्न ना हो, उसकी आंखों में स्नेह ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास हमें नहीं जाना चाहिए। जिससे संबंध विच्छेद हो जाए उसे क्या करना चाहिए, अगर आपका किसी से संबंध टूट जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो उत्तर आएगा उसे मनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसे हमें बार बार में मनाने की कोशिश करनी चाहिए। कि जिस प्रकार से मोतियों का हार टूटने पर उसे हम दोबारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही अगर कोई रूठ जाता है तो उसे भी बार बार मनाने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बेटा हमारा मौखिक प्रश्न में पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेड़ को परोपकारी क्यों कहा गया है, पेड़ को परोपकारी क्यों कहा गया है, तो उत्तर आएगा बेटा इसमें क्योंकि पेड़ सभी को फूल और फल देते हैं। क्योंकि पेड़ सभी को फूल और फल देते हैं, और अगर कोई पेड़ को पत्थर मारता है तो भी उसे पेड़ बदले में फल ही देता है, इसलिए पेड़ को परोपकारी कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि पेड़ है वो सभी को फूल और फल देते हैं, और अगर कोई पेड़ को पत्थर भी मारता है तो बदले में उसे फल ही देते हैं। अगला प्रश्न है, कवि रहीम के अनुसार दूसरों में दोष निकालने से पहले किसमें दोष ढूंढना चाहिए, दूसरों में दोष निकालने से पहले किसमें दोष ढूंढना चाहिए, अपने आप में। तो उत्तर आएगा इसका अपने आप में, अपने आप में। अगला है बेटा मानुष शब्द का अर्थ है, मानुष शब्द का अर्थ है मनुष्य, मानुष शब्द का अर्थ है मनुष्य। रहीम की अंतिम पंक्ति में मोती के संदर्भ में पानी का क्या अर्थ है, पानी का अर्थ है यहाँ पर बेटा चमक, पानी का क्या अर्थ है चमक। तो आपको ये सभी प्रश्न तो नोटबुक में नोट करने हैं और अच्छे से लर्न भी करने हैं। थैंक यू। Classes of MLP School Rajpura. I Priyanka ma'am today tell you some GK chapter of class 8. So let's start our topic. Okay, you have to see the video properly and learn the questions. Hello student, let's start chapter number 6, our environment. Our first question is the variety of animals and plant life in any environment, be it a small stream, a big desert. ये क्या हो सकते हैं, a big stream, a big desert, a dense forest and the oceans. इन सब के जो environment होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव या प्राणी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज a group of plants and other living things that are in the same surrounding means एक ही एरिया में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स का ग्रुप, and also include non living materials such as water, rocks, sand and soil. तो इन सब के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, इकोसिस्टम। ओके, our next question is this is the zone of life and consist all earth living things and the environment. It is a part of all three spheres means lithosphere, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है ये स्थलमंडल, जनमंडल और वायुमंडल का, और इसको जोन ऑफ लाइफ बोलते हैं। यह होता है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के अंदर होता है जैवमंडल में जीव जंतु जो आते हैं। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, स्थल पे भी रहते हैं, जल का भी यूज करते हैं और एयर को भी यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द होम ऑफ एन एनिमल और ए प्लांट विच इंक्लूड ए कम्युनिटी एनिमल्स एंड प्लांट्स अलोंग विद वाटर, ऑक्सीजन, सोल, सैंड एंड रॉक्स। ओके, जो होम होता है एनिमल्स का या किसी प्लांट्स का किसी एक समूह में, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है आवास स्थान में, जब जहाँ पर जो एनिमल्स है वो रहते हैं और प्लांट्स वगैरह, तो उनका आवास स्थान होता है। ओके, वेस्ट मटेरियल कंपोज मिनरली अकरिंग सब्सटेंसेस such as wood, paper and which can be broken down and absorbed into environment. Okay, that material is called
बायोडिग्रेडेबल मीन्स ये गल सड़ के और कन्वर्ट हो जाते हैं अगेन सोइल के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन इज एनी टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल दैट इज इन डेंजर ऑफ डिसअपीयरिंग मीन्स जो विलुप्त होने के खतरे में होता है फॉर एवर बिकॉज इट रैपिड डिक्रीज इन पॉपुलेशन और लॉस ऑफ हैबिटेट मीन्स जैसे कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, क्योंकि जो पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तो उसको रहने के लिए हाउस वगैरह होंगे की नीड होगी, तो उसके लिए हमारे जो फॉरेस्ट है उनकी कटिंग की जा रही है और जो हमारे एनिमल्स हैं इनका हैबिटेट मीन्स इनका जो आवास स्थान है वो खत्म होता जा रहा है और इनकी पॉपुलेशन भी डिक्रीज होती जा रही है। ओके, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड मीन्स विलुप्त। जो प्राणी डिसअपियर होने वाले हैं उनको क्या बोलेंगे? एंडेंजर्ड मीन्स विलुप्त प्राणी। नेक्स्ट कंडीशन क्वेश्चन इज द प्रोटेक्शन ऑफ थिंग्स फाउंड इन नेचर and the judicious of all the earth natural resources such as water, soil, minerals and wildlife and forest। इन सब का प्रोटेक्शन करना नेचर की सभी चीज़ों का। जुडिशियल होता है न्यायपूर्वक मीन्स अपने एक प्रॉपर यूज करना इनका और फ्यूचर के लिए इनको सेव करके रखना, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन मीन्स एक तरह से उसका संरक्षण करना। नेक्स्ट वन, the total quantity of living of one animal species on or plant species of all species living in an area at a particular moment means एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो सभी जो लिविंग बींग्स हैं उनकी क्वांटिटी मीन्स उसका उनको मेजर करना कि कितने प्राणी इस एरिया में हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं बायोमास मीन्स जैव भार। जो भी जीव जंतु हैं उनकी कितनी क्वांटिटी है तो होगा बायोमास। ओके, चैप्टर नंबर 7 इज एंडेंजर्ड एनिमल मीन्स जो एनिमल्स एंडेंजर्ड होते हैं जो लुप्त होने वाले मीन्स जिनकी प्रजाति खत्म होने वाली है वो। Now here some animals are given that have to be endangered condition. Our first question is it is the largest and most powerful of ape family। ape क्या होता है? वानर। It spend most of the day resting and looking for food in groups। और अपना ज़्यादातर टाइम किसमें बिताता है ये? फूड की फाइंडिंग में। ओके, और रेस्ट करते हैं। दैट इज द ऑफ दैट एनिमल answer is gorilla। next one is this mammal hangs from tree branches and moves very slowly because of this its name also means laziness when it is used to describe a human trait। okay, means ये मैमल किस तरह का है? जो पेड़ों पे लटकता रहता है, उसकी ब्रांचेस पे लटकता रहता है और धीरे धीरे मूव करता है। धीरे मूव करता है इसलिए इसका जो नेम है स्लोथ, वो भी उसका मीनिंग भी आलस या आलसी होता है। ओके, तो स्लोथ इसका आंसर है और इसका मीनिंग क्या होता है स्लोथ का? आलस या आलसी। नेक्स्ट वन इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट दिस अफ्रीकन एनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड द रिवर हॉर्स। इस एनिमल को रिवर हॉर्स भी बोलते हैं ऑल्दो इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू पिग्स। और ये किसकी जो कैटेगरी उससे रिलेटेड करता है? पिग मीन्स सुअर से। तो हिप्पोटामस दैट इज द पिक्चर ऑफ हिप्पोटामस। ओके, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 दिस इज द हैवीएस्ट एनिमल विद ए पिग लाइक अपीयरेंस मीन्स ये बहुत भारी होता है और कैसे? पिग की तरह, सुअर की तरह दिखता है। एक्चुअली रिलेटेड टू हॉर्स, बट किसकी कैटेगरी में आता है? हॉर्स की में। एंड राइनोसोर्स इट हैज लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल प्रोबिस मीन्स ट्रंक का मतलब होता है सूंड और इसकी फ्लेक्सिबल सूंड होती है। आंसर इज टपीर। दैट इज द पिक ऑफ दैट एनिमल। ओके, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं दिखने में। वो ऊपर वाला है वो पिग की आता तो पिग की कैटेगरी में है लेकिन दिखता रिवर हॉर्स के नाम से जाना जाता है। और एंड ये ब्लो पिक्चर इसमें इसकी अपीयरेंस किसकी जैसी है? हॉर्स की तरह, लेकिन है ये
पिग की फैमिली से। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5. द नेम ऑफ द प्रीएम्प्टिव मेंबर ऑफ द प्राइमेट ऑर्डर ऑफ एनिमल्स मीन्स घोस्ट बिकॉज ऑफ द साइलेंट घोस्ट लाइक वे दे मूव. ओके, ये घोस्ट की मीन्स भूत की तरह घूमते हैं और इनकी अपीयरेंस मीन्स ये दिखते भी उन्हीं की तरह है, इसलिए इनको समटाइम घोस्ट भी बोला जाता है. नेम ऑफ दैट एनिमल इज लेमर. ओके, that is the picture of that animal. Okay, it look like a ghost. Next 6, these are small mammals belonging to the rodent family. rodent होते हैं जो जानवर कुतरने वाले होते हैं, उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं. they are among the few animals born with developed teeth. ठीक है, जब ये पैदा होते हैं तो इनके ऑलरेडी दांत आए हुए होते हैं और ये कुतरने वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो आंसर इज hamster. That is the animal picture. Next one is the nocturnal amphibious animal is often hunted illegally. Its fur and the oil derived from its fat. जो इसकी जो स्किन है और इसका जो फैट है उससे ऑयल निकाला जाता है और इसकी स्किन को भी यूज किया जाता है. तो ये इलीगली मीन्स अन्यायिक रूप से, मतलब चोरी चुपके इसका शिकार किया जाता है ऑयल और फर के लिए. ओके, और ये नॉक्टर्नल मीन्स ये निशाचर है, मीन्स जो रात को घूमते हैं वो वाले प्राणी. आंसर इज मिंक. नेक्स्ट वन इज दिस इज ब्राइटली कलर्ड बर्ड. इट मे बी सीन इन ए फ्लोक. इट्स नेक इज कर्ड ऑलमोस्ट लाइक लेटर एस. और एस की तरह जो अल्फ़ाबेट का लेटर एस होता है उसकी तरह इसकी नेक घूमी हुई होती है, कर्ड होती है मीन्स. और आंसर इज फ्लेमिंगो. और ये एक झुंड में चलते हैं. और चैप्टर नंबर 8 इज वाटर प्लांट्स. Here some water plants are given. You have to identify the name of that plants. First one is these are freshwater plants growing in still or slowly moving water. Each plant has rounded leaves that arise from water underwater stalk and float on waters and flowers borne on the above the water on long stalk. Means stalk होता है डंठल पे ये लगते हैं और ये लार्जेस्ट फ्लावर होता है वर्ल्ड का. आंसर इज वाटर लिली. नेक्स्ट वन इज second, those free floating water plants from South America have feathery free hanging purple black roots. पर्पल ब्लैक इसकी रूट्स होती हैं एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगते हैं इस पे. द प्लांट्स ग्रो रैपिडली इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये बहुत ही थोड़े समय में ग्रो कर जाता है. आंसर इज वाटर हाचिंथ. ओके, नेक्स्ट वन इज दीज फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स ग्रो इन ए स्टेगनेंट मीन्स जो स्थिर पानी होता है उसमें ग्रो करते हैं. इट स्प्रेड रैपिडली एंड किल अदर प्लांट्स इन एरिया बाय ब्लॉकिंग सनलाइट. और ये अपने आसपास जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको मीन्स किल कर देते हैं और अपने खुद फैल जाते हैं वहाँ पे. डक वीड इसका नेम है, हिंदी में इसको दुख विंद बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज दो जायंट सी प्लांट्स आर एक्चुअली स्पीसीज ऑफ एल्गे. एल्गे होती है काई फाउंड इन द पैसिफिक एंड साउथर्न ओशियन. They grow in dense stand called clip in forest. ओके, तो ये समुद्री वनों में पाए जाते हैं और बहुत ही बड़े होते हैं. जायंट क्लैप इनका नेम है और इसको तैरने वाले पौधे भी बोलते हैं जो फ्लोटिंग प्लांट्स भी है. सम स्पीसीज ऑफ दीज फ्लोटिंग प्लांट्स विद स्मॉल येलो एंड वाइट फ्लावर्स आर एक्वेटिक वीड्स. मीन्स जो किसी यूज में भी नहीं होते और पानी में तैरते रहते हैं. उसको जलीय खरपतवार बोलते हैं. मीन्स खरपतवार होता है जो वेस्टेज का पौधा होता है जिसका कोई यूज नहीं होता. आंसर इज फ्लोटिंग हार्ट. नेक्स्ट वन इज दिस इज फ्लोटिंग प्लांट हैज स्पोगनी लीव्स विदाउट स्ट्रीम्स एंड रूट्स सबमर्ज इन वाटर. आंसर इज वाटर केबेज. इसको वाटर केबेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लुक लाइक ए कैबेज. ओके, गोभी की तरह दिखते हैं. ओके student, that is your written assignment. First question, you have to write some endangered animals name and you have to write 5 water plants name and you have to define ecosystem and biodiversity. Okay, write that assignment in your GK notebook.
Thank you. Have a nice day. Hello student, welcome you to online classes of MLP School Rajpura. Student, I Priyanka ma'am today tell you some topic of computer. Our topic is MS Excel. Student, like MS Word, MS Excel is an important part of MS Office. So you have to see the video properly and know the function of MS Excel. MS Excel एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो जनरली रिकॉर्ड बनाने के लिए यूज होता है. नाउ आई टेल यू द डेफिनेशन ऑफ MS Excel. MS Excel एक कंप्यूटर यूज क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मीन्स ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को मेकिंग के लिए या क्रिएट करने के लिए यूज होता है. ओके, विद Excel user can organize data, create chart and perform calculation. इसमें डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चार्ट भी बना सकते हैं उसी डेटा का, उसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. ओके, Excel is an convenient program because it allow to user create spreadsheet and difference information and it allow to better storage of information. और जो डेटा होता है उसको बेटर स्टोर करता है बिकॉज इसमें बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं. नेक्स्ट, एक्सेल ऑपरेट्स लाइक अदर MS ऑफिस प्रोग्राम्स एंड हैज़ मैनी ऑफ द सेम फंक्शंस. और ये जो अदर जो फंक्शन होते हैं MS एक्सेस के वो भी इसमें हम कर सकते हैं. ओके, नाउ आई टेल यू व्हाट इज ए स्प्रेडशीट. स्टूडेंट, स्प्रेडशीट जो ग्रिड लाइन का कॉम्बिनेशन होता है मीन जिसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं जिसमें हम डेटा को एंटर करते हैं, दैट इज़ द स्प्रेडशीट. मीन्स जो हम जैसे ही एक्सेल ओपन करते हैं तो जो ग्रिड लाइन का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं. MS वर्ड में उसी पेज को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं और MS एक्सेल में उस पेज को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं. इसको हम वर्कशीट भी बोल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, स्टार्टिंग एक्सेल. हाउ मीन्स जो एक्सेल है उसमें जब हम उसकी विंडो को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या क्या शो होता है. वेरियस टाइप ऑफ बार्स होते हैं, वर्किंग एरिया होता है. जैसे कि MS वर्ड में मैंने लास्ट वीडियो में आपको टीच किया था, लाइक दैट MS एक्सेल में भी सारे वही बार होते हैं बट इसमें एक एक्स्ट्रा होता है फॉर्मूला बार जिसमें हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कैलकुलेशन के लिए. ओके, नाउ आई टेल यू वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ MS एक्सेल. MS एक्सेल की कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती है मीन्स कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ करते हैं. टू मैनेज नेम लिस्ट ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, जो डाटा होता है उसका रिकॉर्ड तैयार करने के लिए. टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन ईजिली इन डेली बिजनेस में जो डेली मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं. इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इसका यूज होता है. एंड क्रिएट फॉर्म्स एंड कंसोलिडेट रिजल्ट, और जो अदर्स रिजल्ट होते हैं उनको प्रिपेयर करने में हेल्प करता है. एंड एनालिटिकल्स टूल्स एंड कॉरपोरेट बजटिंग में भी इसका यूज होता है. सो स्टूडेंट, दैट आर द एप्लीकेशंस. नाउ आई टेल यू द स्प्रेडशीट पार्ट. जो हमारी जो MS वर्ड में स्प्रेडशीट होती है उसके अंदर क्या क्या होते हैं. सेल होते हैं, रो एंड कॉलम. मीन्स ये किसके कॉम्बिनेशन से बनती हैं. जो एक सिंगल बॉक्स होता है हम उसको क्या बोलते हैं, सेल. सेल की डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए सेल. एंड वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड कॉलम एंड हॉरिजेंटल लाइन्स आर कॉल्ड रो. सो स्टूडेंट, रो एंड कॉलम MS एक्सेल में इनकी लिमिटेड जो होती हैं संख्या होती हैं. जैसे कि रो होती है हमारी 10,48,000 के अराउंड, और जो नए वर्जन आते हैं उसमें रो एंड कॉलम चेंज होते जाते हैं. ओके, अब जो प्रीवियस वर्जन था उसमें थी 256 कॉलम और रो थी 655536. बट अब जो न्यू वर्जन आया उसमें 256 कॉलम है और 10,48,576 रोज है. ओके, वर्कबुक जो होती हैं, जो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होती हैं, जो सिंगल पेज होते हैं उसको हम वर्कशीट बोलते हैं बट कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड
वर्कबुक। और वर्कशीट इज़ मेड मैनी रो एंड कॉलम इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट। इसको हम स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं। रो एंड कॉलम मैंने बताया है वर्जन के अकॉर्डिंग, जैसे MS7 में अलग है, 2016 में अलग है, 19 में अलग है, इनकी जो संख्या है वो चेंज होती रहती है। ऑन द वर्कशीट इंटरसेक्शन, वही अभी बताया था मैंने, जो रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन वो क्या होता है, सेल होता है। अब सेल में भी एक होता है एक्टिव सेल, जिसके ऊपर करंट हमारा कर्सर मीन्स जो करंट जिस पे हमारा ब्लैक जो एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स ब्लैक जो होता है वो होता है एक्टिव सेल। नेम बॉक्स कॉल रेफरेंस एरिया डिस्प्ले द सेल रेफरेंस इन द एक्टिव सेल। मीन्स आपको कोई भी वर्ड टाइप करना है तो आप डायरेक्ट वो उसी में टाइप कर सकते हैं, अदर में नहीं कर सकते। जो एक्टिव सेल होता है उसी में हम एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर्मूला बार क्या होता है, वो डिस्प्ले करता है कि जो हमने कैलकुलेशन की है उसको, वो उसमें ऊपर शो होती रहती हैं। एक फॉर्मूला क्या होता है, एक इक्वेशन होती है जो हमारी वैल्यू को कैलकुलेट करके शो करती है। नेक्स्ट वन इज ऑफिस बटन। ऑफिस बटन क्या होता है, जैसे कि MS वर्ड में मैंने आपको बताया था वही फंक्शन MS एक्सेल में होते हैं। ऑफिस बटन के न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश एंड क्लोज। ओके, 1 और 2 डिफरेंट है इसमें बट ऑलमोस्ट सेम है। तो न्यू आपको पता है, ये न्यू फाइल वर्कबुक ओपन करने के लिए, ओपन जो हमने ऑलरेडी सेव किया एस इसके लिए यूज होता है, प्रिंट प्रिंट के लिए, सेव रीनेम करने के, सेव एज रीनेम करने के लिए, लाइक दैट। ओके, सो दैट आर सेम फंक्शंस। व्यू ऑफ मेन्यू बार। अब हम यहाँ आपको जो MS एक्सेल में मेन्यू बार होते हैं उनके बारे में बताएंगे, बट इससे पहले आई टेल यू कि जो मेन्यू बार होता है उसको हम रिबन्स भी बोल सकते हैं, ओके, और टैब्स भी बोल सकते हैं। अब होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू एंड व्यू, ये हमारे 7 जो मेन्यू बार है वो होते हैं इसमें MS एक्सेल में। दिस मेन्यू बार परफॉर्म वेरियस फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स वर्किंग। ओके, जो मेन्यू बार है वो यूज क्या करते हैं, इसका जो हमें बेनिफिट क्या मिलता है, जो किसी भी कमांड को इजीली एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आई टेल यू अबाउट इंसर्ट मेन्यू बार। द इंसर्ट मेन्यू बार अलाउ यू टू add new worksheet, rows, column and existing. You can also insert chart, pictures and object into your worksheet. मीन्स इंसर्ट जो मेन्यू बार है उसकी हेल्प से आप कोई भी सेल इंसर्ट कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं अपनी वर्कशीट में, और वर्कशीट और ऐड कर सकते हैं, कोई भी चार्ट, पिक्चर्स, इस तरह के कोई भी फंक्शन है वो आप इसमें इंसर्ट करें। इंसर्ट का मीनिंग ये होता है कि कोई चीज़ न्यू आप उसमें ऐड कर रहे हो। ओके, लाइक दैट अदर मेन्यू बार्स फंक्शन वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। एंड नाउ आई टेल यू हाउ टू सेव ए वर्कबुक। ओके, how to save a workbook, we can use save command to save an existing workbook using its current name and save location. वैसे बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड और एक्सेल में डॉट से इसमें वर्कबुक से सेव हो जाता है बुक के नाम से, बट हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो सेव एज कमांड का यूज़ करते हैं। एंटरिंग डेटा इन ए सेल, हम जो सेल होता है उसके अंदर डेटा को कैसे एंटर कर सकते हैं। टैक्स, नंबर और फॉर्मूला। टैक्स इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। टैक्स में हम क्या डालेंगे, कोई भी, जैसे कि हमारे पास अल्फ़ाबेटिक में कोई भी अल्फ़ाबेट उसके कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर उसमें ऐड करते हैं। नंबर्स में हम कोई भी वैल्यू, डेट एंड टाइम में ऐड करेंगे। फॉर्मूलाज में हम कोई भी इक्वेशन जो होती है वो हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होती है, और आप ये सभी सिर्फ एक्टिव सेल में ही ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम का, तो इक्वल टू देन सम देन ब्रैकेट स्टार्ट देन यू कैन ऐड द वैल्यू इन दैट एक्टिव सेल। ओके, नाउ आई टेल यू हाउ टू सर्च एनी डाटा इन द
टेबल और कोई रिकॉर्ड मीन्स वर्कशीट में कोई भी रिकॉर्ड बना रखा है, उसमें आप पर्टिकुलर डेटा को कैसे फाइंड आउट करोगे। द फाइंड कमांड लोकेट द डेटा इन ए वर्कशीट। फाइंड कमांड की हेल्प से हम उस डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास जो वर्कशीट होते हैं उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू फाइंड ए पर्टिकुलर नेम, तो यू कैन select the find command and write that name, you can reach that. Okay, now the replace command is extension of the find command, means आप उस नेम की जगह कोई और नेम ऐड करना चाहते हैं तो आप replace कमांड का यूज करते हैं। ओके, दैट इज़ द सर्चिंग प्रोसेस ऑफ MS Excel. Now I tell you some commands for फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड वर्ड मीन्स फाइंड वर्ड का मतलब होता है टू डेटा टू लोकेट, मीन्स आप उस डेटा को मतलब कहाँ पे वो डेटा लोकेट है, आप उसको वो उसकी पोजीशन फाइंड आउट करते हो। रिप्लेस विद द डेटा टू इंसर्ट इन रिप्लेस विद लोकेटेड डेटा, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसके साथ उसको रिप्लेस करना। फॉर्मेट विद इन, ये आपके सर्च ऑप्शन होते हैं। मैच केस मीन्स आपको उसी फॉर्मेट में वाले डेटा को मैच करना है, मीन्स जैसे आपने वो लेटर कैपिटल में राइट कर रखा है तो आपको कैपिटल ही उसमें राइट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसको मैच नहीं शो करेगा। ओके, मैच एंटायर सेल कंटेंट, और जो कंप्लीट सेल में जो डेटा है उससे ही मैच को इस तरह का फाइंड आउट करना हो आपको, तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ आई टेल यू हाउ टू चेंज डाटा इन ए सेल। कोई भी जो सेल है उसमें ऑलरेडी जो डेटा राइट किया है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। यू कैन एडिट, रिप्लेस और क्लियर डेटा, मीन्स या तो आप उस डाटा को एडिट कर सकते हैं, मीन्स जैसे कि बैक स्पेस की का यूज़ करके उसको इरेज करके दूसरा राइट कर सकते हैं, या फिर रिप्लेस कमांड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसको सेलेक्ट करके उसको क्लियर डाटा कर सकते हैं। 3 टाइप से आप उसको चेंज कर सकते हैं। एडिट जो डेटा होगा वो उसमें फॉर्मूला बार में ऊपर शो होता है। द मेन फंक्शन इन MS Excel इज हाउ टू यूज फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है कोई भी डेटा के ऊपर। टू रिप्लेस डाटा, सेलेक्ट द सेल एंड टाइप द डेटा एंड द प्रेस एंटर बटन इन द फॉर्मूला बार और एंटर की। ओके, रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन उसमें डेटा टाइप करेंगे और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे या टैब की प्रेस कर देंगे। टू क्लियर द एक्टिव सेल यू कैन यूज़ द रिबन, द कीबोर्ड, द माउस। ठीक है, कोई भी एक्टिव सेल का जो डेटा है उसको डिलीट करने के लिए आप या तो कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं डिलीट कमांड का, या फिर माउस से क्लिक करके। ओके, नाउ आई गिव यू असाइनमेंट बेस्ड ऑन दैट वीडियो। Our first question is what is MS Excel? Write it applications, means आपको MS Excel को define करना क्या होता है। It is a spreadsheet program that is used to making record and making charts and other database records. Okay, and applications मैंने आपको complete एक टॉपिक के थ्रू आपको इसकी सारी एप्लीकेशन टीच की थी, आपको वहाँ से इसकी एप्लीकेशन राइट करनी है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज वर्कबुक एंड वर्कशीट। स्टूडेंट, वर्कबुक और वर्कशीट मेन पार्ट होते हैं MS Excel में, आपको इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज वर्कशीट इज ए सिंगल पेज बट वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक एंड वर्किंग एरिया इज वर्कशीट। आपको टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम राइट करने हैं, तो रो में आप 10,48,576 और कॉलम में 256 राइट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।